हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। भाई फिजिक्स के पेपर को भी देखकर दिल को सुकून मिला। और वैसे भी हम घर नहीं थे, हमने बताया था कि हम दर्शन के लिए गए थे, ऐसे टाइम में जाना पड़ गया बच्चों की रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई। बट जो पुरानी वीडियोस थी आपने खूब सारा प्यार दिया और पेपर को देख करके एक अलग से ही अंदर राहत वाली यानी सुकून भरी हमने सांस ली, क्योंकि पेपर बहुत बढ़िया आ गया था। अधिकांश स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि सर पेपर बहुत अच्छा आया। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे बोल रहे सर पेपर हमारा बहुत डिफिकल्ट आया, बाकी हमने 5 से 6 सेट देखा, सब में बड़ा आसान था। तो भैया अब की बार जो पेपर है विगत ईयर की कंपेयर करें तो बहुत सिंपल आया था। तो इस हिसाब से अब ये मत सोचना कि केमिस्ट्री में भी सरल हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। ये दिमाग में नहीं डालना कि बस केमिस्ट्री अब एकदम सिंपल आएगा। इसी तरह से भाई आपका डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसलिए हमको तो एकदम तैयारी करके जाना है, कमर कस के रहना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक करके। केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में तो बहुत सिंपल है, सेकंड में थोड़ा नेमिंग रिएक्शन है, कुछ परीक्षण है, कुछ प्रयोगशाला विधियां हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला भैया मोलरता की परिभाषा दीजिए। देखिए जितनी परिभाषाएं आएंगी या तो 2 नंबर वाली आएंगी या फिर भैया वो 3 नंबर में, क्योंकि यहां 1 नंबर वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी में ही आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए भैया, तो पहला है कि मोलरता क्या है, मोलरता किसे कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा भाई परिभाषा। और सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों फार्मूला होता है, क्योंकि मोलरता हो गया, मोललता हो गया, मोल प्रभास हो गया, भैया इन सारे फार्मूले पर न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हर एक क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इस बात का ध्यान देना। ठीक है क्या, मोलरता में 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। जिसे भैया मान लेते हैं कि कोई क्या है, सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कितना है, तो भैया ये 1 लीटर भरा हुआ है। कितना बच्चों, 1 लीटर, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है बच्चों, विलयन है, ठीक है। 1 लीटर इसमें विलयन है। तो वही चीज हमको परिभाषा में बताया गया कि 1 लीटर विलयन में घुले, इसमें जितना भी आप घोल दो, किसका भैया, विलेय के जितना मोल घोल दे रहे हो वही क्या कहलाता है बच्चों, मोलरता। अब देखिए विलेय क्या होता है, तो विलयन में जिस घटक की मात्रा बच्चों कम हो विलेय होता है, और जिसकी ज्यादा हो विलायक होता है। दोनों मिलकर ही विलयन बनाते हैं। जैसे शरबत की बात कर ले भैया, तो शरबत बनेगा पानी और क्या है, चीनी का घोल है, मिक्स है, या अन्य कुछ चीज आप मिला दे रहे हैं। तो उसमें अगर चीनी डाल रहे हैं तो भैया तो चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा विलेय, पानी क्या हो जाएगा, विलायक, और जब दोनों मिल जाएगा तो भैया सॉल्यूशन यानी विलयन बन जाएगा। तो यही चीज है कि जैसे 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है। अब 1 लीटर विलयन में आप कोई विलेय पदार्थ जितना मोल घोल रहे हो वही कहलाती है, मतलब उसी को कहते हैं मोलरता। तो परिभाषा समझ में आया बबुआ कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब भैया यहां पर अगर हम हिंदी में देखें बच्चों, तो मोलरता बराबर क्या होता है भैया, विलेय के मोल, विलेय के मोल, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, विलयन का आयतन। क्या चीज, विलयन का आयतन, ठीक है। और जब लीटर में रहेगा तो कुछ नहीं, एमएल में रहेगा तो 1000 का गुणा हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब भैया मोलरता को एम से दर्शाते हैं, तो एम बराबर विलेय का भार, चूंकि फार्मूला याद रखना कि भैया जो विलेय का भार बराबर होता है, विलेय का सॉरी मतलब ये मोलों की संख्या, विलेय के मोल बराबर होता है भैया भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो मोल होगा एन से दर्शाते हैं, भार को डब्ल्यू से, अणुभार को एम से ही, ठीक है। ये एन रहेगा मोल। तो यहां पर हो जाएगा भैया मोलों की संख्या, मतलब सॉरी मोलरता बराबर विलेय के मोल का मतलब भार बटे अणुभार, और नीचे भैया विलयन का आयतन, ये एमएल में अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा गुणे 1000।
या फिर इसको अपन सही से एकदम सजा कर लिखना चाहेंगे तो भैया m बराबर हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, तो ये W बाई m गुणे ये v हो जाएगा ml में और 1000। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है मोलरता के बराबर। ठीक है, इसको कैपिटल M लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो mm आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, mm कंफ्यूज हो जाएंगे भैया स्मॉल m। ठीक है, m से ही कैपिटल M कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M। अब देखिए सैम्बल, भाई ये भी जानना जरूरी है कि सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब जानना भी बेहद जरूरी है बच्चों, क्योंकि भैया हमको अगर पता चले, पता ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया कि इसमें क्या कुछ है तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा W का मान है, कौन सा M का मान है। तो ये स्मॉल W क्या है, स्मॉल m क्या है भैया, v क्या है। ठीक है, सब कुछ जानना जरूरी है। और ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो आपका स्मॉल w विलेय का भार होता है। क्या चीज, विलेय का भार, यानी जो कुछ भी घोलते हो कितना ग्राम है वो दर्शाता है आपका स्मॉल w। m क्या है, उसी का अणुभार, अणुभार जैसे भैया कोई विलेय है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड जैसे क्षार हो गया, कास्टिक सोडा, तो उसका अणुभार निकालते हैं तो वो चीज अणुभार होगा। ठीक है, v क्या है, वैल्यूम है, आयतन, विलयन का क्या है बच्चों, आयतन। कैपिटल M तो आपका ये मोलरता को ही बता रहा है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा, कुछ नहीं रटना, बस 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। अब चलिए भैया, मोलरता हो गया, अब आते हैं मोललता पर। किस पर, मोललता। देखिए मोलरता और मोललता दोनों लगभग लगभग भैया एक जैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोलरता हो गया और मोललता दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है समझिएगा। हमने क्या बताया कि जब हमने भैया मोलरता देखा था तो इसकी क्वांटिटी क्या मान लिया था, वैल्यूम क्या मान लिया था, 1 लीटर। बट अब की बार यहां पे 1 केजी ले लेते हैं। अब की बार यहां पर कोई विलयन नहीं भैया, बल्कि मान लेते हैं इसमें क्या है, कोई विलायक। ठीक, अब विलायक, विलायक की कैपेसिटी कितना है, 1 केजी, या ठीक है, या हम 1000 ग्राम कह लें, तो इसमें मान लेते हैं 1000 ग्राम क्या है, पानी है। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम पानी है, और इसमें आप कोई बाहर से कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हो, इसमें भी किसी विलेय का आप कोई कुछ मोल घोल रहे हो। अब चाहे NaCl घोलो, चाहे नमक घोलो, चाहे फिर आप इसमें भैया क्या कहते हैं चीनी घोल दो, चाहे फिर आप ग्लूकोज घोलो, यूरिया घोलो, कुछ भी, वो सब आ जाएगा विलेय में। ठीक है, तो भैया यहां पर अब परिभाषा आपका बदल गया। मोलरता में 1 लीटर आपने बोला था, मोललता में 1 किलोग्राम, वहां पर 1 लीटर विलयन बोला था, यहां 1 किलोग्राम विलायक बोलेंगे, बस इतना सा अंतर है। तो लिखेंगे बच्चों कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले भैया क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब यहां पर भाई हम डायरेक्टली फार्मूले पे आते हैं, तो मोललता बराबर होता क्या है, मोललता बराबर होता क्या है, तो मोललता बराबर अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे, सबसे पहले भैया विलेय के मोल लिखेंगे, मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा, अब की बार विलायक का भार होगा, विलायक का भार। विलायक का भार ये केजी में अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर यही ग्राम में करते तो 1000 का गुणा। अब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, भाई मोललता को m डैश से दर्शाते हैं, m डैश बराबर मोलों की संख्या। अभी हमने बताया ना भैया, चूंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है भैया, भार बटे अणुभार होता है, इतना आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भैया ये भार अर्थात मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, भार बटे अणुभार होता है। नीचे क्या है, विलायक का भार, कैपिटल W हो जाएगा, और ये भैया हम जब ग्राम में लिख देंगे बच्चों तो यहां 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को एकदम सजा कर लिखेंगे तो भैया W बाई ये M नीचे हो जाएगा बच्चों, कैपिटल W ये ग्राम में रहेगा,
और गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये क्या है 1000, तो ये हो जाएगा आपका विलायक का मतलब मोललता बराबर। अब यहां पर भैया अगर हम ध्यान दें तो सैंबल आपका इसमें भी सेम है, कुछ खास बदलाव थोड़ी ना होगा। ये स्मॉल w क्या है वही चीज रहेगा, स्मॉल m क्या है वही रहेगा, बस कैपिटल W बदल गया है। ठीक, याद रखना। अब यहां पर अगर हम देखें भैया तो स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, यानी जितना घोल रहे हो, विलेय का भार। ठीक है, और उसके बाद m क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का क्या होगा बच्चों, अणुभार हो जाएगा। और कैपिटल W क्या है भैया, तो विलायक का भार, विलायक का भार, जैसे पानी हो गया भैया, ठीक, कोई अन्य लिक्विड हो गया जिसमें कोई चीज घोला जा रहा है, तो जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो विलायक होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए मात्रक दोनों के समझ लेते हैं भैया, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ गया तो दोनों के मात्रक हमको चाहिए। तो अगर हम बात करें तो आपका जो मोलरता है, मोलरता की जो इकाई होती है भैया, इसकी जो इकाई होती है बच्चों वो क्या होती है, तो मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। ठीक है, मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है भैया। और उसके बाद मोललता की बात कर लें तो भैया मोललता की इकाई क्या होती है, इसकी जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किग्रा या केजी, है ना, मोल प्रति किग्रा आप लिखिए। ठीक है, या फिर मोल अकेले करके लिख देते हैं, बट याद रखना मोलरता रहेगा मोल प्रति लीटर में आएगा, ये मोल प्रति केजी में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया मोलरता और मोललता। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोल अंश या मोल प्रभाज। भैया मोल अंश या मोल प्रभाज किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है या फिर भैया 4 नंबर में, इससे कम में तो नहीं पूछता है। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं किसे हैं, ध्यान से समझिए, टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। देखिए इसमें या तो ये परिभाषा आएगा या फिर इस पे न्यूमेरिकल 100% फिक्स है भैया। ये टॉपिक ही इतना लाजवाब है, जैसा हमने फिजिक्स में जिसमें बताया था 100%, 100% वो आया ही था। ठीक है, इसलिए इस बात को भी ध्यान देना, हल्के में मत लेना बच्चों इन टॉपिक को। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है पहले समझिए। मान लेते हैं भैया इसमें क्या है, 2 घटक ए और बी ले लेते हैं, ए और बी। अब जैसे अगर हम बोल दें कि भैया ए का मोल अंश कितना हो जाएगा, तो वो Na हो जाएगा, और बी का मोल अंश कितना हो जाएगा, Nb हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या। ठीक, यानी ए के मोलों की संख्या तो Na, बी के मोलों की संख्या Nb। अब मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है, अब जैसे भाई किसी भी घटक का मोल अंश, जैसे ए का निकालना चाहें हम, तो काई ए या एक्स से पढ़ दीजिए, ये मोल अंश हो गया। तो किसी घटक का जो मोल अंश या मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या, जैसे ये ऊपर, तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, नीचे कुल यानी Na प्लस Nb, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है भैया, बराबर होता है। हो गया बच्चों, हमने यही तो कहा कि किसी घटक का, जैसे एक घटक है, तो किसी घटक का जो मोल अंश होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल में जोड़ देंगे, 3 होता तो Nc हो जाता आपका। तो कुल घटक के मोलों की संख्या का जो क्या होता है भैया, रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलिए, तो जैसे हमको निकालना है भैया, हमने क्या बताया कि किसी जैसे घटक, किसी क्या है, घटक का निकालना है, तो घटक किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है बराबर क्या होता है, उस घटक के मोल, ठीक है, यानी मोल की संख्या होती है, उस घटक के मोल की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या होता है भैया, मोल अंश होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप अपने एकदम जहन में छाप लीजिए। ठीक है, ये मोल अंश या मोल प्रभाज का फार्मूला हो जाता है। जैसे अब यहां पर हमको निकालना है, जैसे भैया हमको निकालना है इसमें ए का, ठीक, जैसे ए का निकालना है, अगर ए का पूछे तो भैया जैसे इसको काई ए पढ़ेंगे या एक्स ए करिए। ए का पूछ रहा है तो ए के मोलों की संख्या तो भी क्या हो जाएगा, ए के मोल अंश ऊपर रहेगा यानी ए के मोलों की संख्या, और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या जैसे एन ए और एन बी है। ठीक है भैया, दो घटक माना है तो दो ही लिखेंगे, अगर तीन होता बच्चों तो हम एन सी भी करके निकालते। जैसे ये हो गया। अब जैसे भैया यहां पर आपको बी के घटक के मोल अंश निकालना है, ठीक है, तो एन बी बराबर क्या है, बी के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा भैया, कुल घटक के मोलों की संख्या नीचे। ठीक है, इनका योग, तो यहां एन बी, अब इनका ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, इनका योग हो जाएगा, तो ये चीज हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। अब यहां पर ध्यान देना कि एन ए क्या है, एन बी क्या है, ये काई ए या एक्स ए क्या है, और काई बी या एक्स बी पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी ये क्या है। तो भैया देखिए, इसको बोलते हैं ए के मोल, यानी ए के कितने मोल हैं, और ये बी क्या है तो भैया बी के मोल या बी के मोलों की संख्या कह लें। ये काई ए क्या है तो ए का मोल अंश है, ये मोल अंश या मोल प्रभाज, और ये क्या है भैया बी का मोल अंश, बी का मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से निकालते हैं किसी भी घटक का मोल अंश। अब यहां पर अगर आपको एन ए एन बी निकालना हो तो भैया उसके बराबर वही फार्मूला चलेगा, डब्ल्यू बाई एम, चाहे एन अकेले का पूछे तो भैया डब्ल्यू बाई एम, बट यहां डब्ल्यू बाई एम किसका, ए का और बी का अलग अलग दोनों निकलेगा। ठीक है, तो भैया न्यूमेरिकल में चीज बढ़िया से समझाए भी हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ जल्दी से, हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है, या क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन होता क्या, उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक का मतलब भैया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब वह तापमान, निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक बोलते हैं। जैसे भैया क्या मान लेते हैं कि कोई क्या है, विलायक है, इसमें मान लेते हैं कोई विलायक भरा है और इस विलायक में कोई हम अवाष्पशील कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दें, लाइक दैट, जैसे यूरिया हो गया, या फिर भैया इसमें ग्लूकोज घोल दें, या फिर इसमें शर्करा घोल दें, ठीक है, तो क्रोज वगैरह चीनी, तो ऐसे अनवघट्य मतलब जो अपघटित नहीं होते हैं, यानी जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य घोल दिया जाता है तो विलायक का क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक में इससे जो बढ़ोतरी हो जाएगी वही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। आई बात समझ में? तो भैया परिभाषा देखते हैं बच्चों कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भैया इसको अगर हम बात करें तो इसे किससे दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज कि भैया हो जाएगा डेल्टा टी सफिक्स बी या टीबी बराबर, ये होता है 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है बच्चों। ठीक, ये फार्मूला याद रखना, ये क्वथनांक में उन्नयन के बराबर फार्मूला होता है, और इस पे भी बच्चों न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के नजरिए से, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। अब आप कैसे पहचानेंगे भैया क्या कुछ है, तो सबका मतलब लिख दे रहे हैं बच्चों कि भैया यहां पर ध्यान समझिएगा, डेल्टा टीबी क्या है, ठीक है, केबी क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है भैया,
एम क्या है और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो सबका मतलब जानना जरूरी है। डेल्टा टीबी क्या है, तो अभी भाई इसको तो बता ही दिए, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, या वृद्धि। ये केबी क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी भी परिभाषा कभी कभार पूछता है, इसको बता भी चुके हैं, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आगे क्या है, स्मॉल डब्लू। अब स्मॉल डब्लू क्या है भैया, तो ये वही चीज है, विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, कितना ग्राम कोई विलेय घोला जा रहा है। जैसे सवाल में देगा कि भैया, ऐसे बोल देगा कि 100 ग्राम जल में जैसे 40 ग्राम, मतलब ऐसे दे देगा कि यूरिया घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, तो भैया अणुभार कितना होगा, इसे पूछ लेगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। अभी यहां पर भाई केबी भी पूछ लेता है कभी कभार, टेम्परेचर मतलब इसे डेल्टा टीबी भी पूछ लेता है, एम भी पूछ लेता है, तो जो मर्जी वो पूछेगा। अब स्मॉल डब्ल्यू क्या है भैया, तो ये सॉरी ये तो हो गया विलेय का भार। एम क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो भैया ये है विलायक का भार। क्या है बच्चों, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। तो इतना याद रखना, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन। क्या भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। सेम जैसे क्वथनांक में उन्नयन है, वैसे हिमांक में अवनमन है, बट अंतर इतना है कि वहां क्वथनांक था बॉइलिंग पॉइंट, यहां हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो भैया अब की परिभाषा ये हो जाएगा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है, तो क्वथनांक में नहीं, अब की बार हिमांक बोलेंगे, हिमांक में जितनी कमी होती है, तो हिमांक में होने वाली कमी को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक, सॉरी हिमांक में अवनमन बोलते हैं। वहां था कि क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे क्वथनांक में उन्नयन, क्योंकि नाम ही है क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है वो क्वथनांक में उन्नयन है। अब जो हिमांक में कमी होगा वो हिमांक में अवनमन है, ठीक। उन्नयन का मतलब ही होता है ज्यादा, अवनमन का मतलब कमी, ठीक है। तो उन्नयन अवनमन कौन पढ़ा है ना आपने ऊपर नीचे, तो याद रखना उसी से। चलिए भैया, तो यहां पर भैया आपका फार्मूला क्या हो, तो परिभाषा समझ में आ गया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके पहले जो पढ़ा उसको डेल्टा टीबी से दर्शाते थे, बी वहां बॉइलिंग पॉइंट था, से दर्शाते हैं, ठीक है, से दर्शाते हैं। अब फार्मूला लिखेंगे भैया, लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है भैया। ये हो जाएगा आपका क्या चीज, मोलल अवनमन, सॉरी हिमांक में अवनमन बराबर। अब इनका भी मतलब जान लेते हैं कि भैया यहां पर के एफ क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, एम क्या है, और कैपिटल डब्लू क्या है। अब तो भैया सब कुछ समझ गए होंगे। के एफ क्या है बच्चों, तो के एफ हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, वहां उन्नयन स्थिरांक था, तो इसको बोलेंगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है भैया, विलेय का भार है, विलेय का भार है, ठीक है। डेल्टा टीएफ क्या है, तो बच्चों ये विलायक, सॉरी विलायक बोल रहे हैं, डेल्टा टीएफ क्या है, तो ये यही परिभाषा जो है हिमांक में अवनमन है, अवनमन या हिमांक में कमी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एम क्या है, तो भैया ये विलेय का अणुभार होता है, जो भी घोला जाता है उसका अणुभार,
विलेय का अणुभार हो जाएगा। और उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों? तो ये विलायक का भार है। क्या है भैया? विलायक का भार। आई बात समझ में? तो ये सबके सब टॉपिक ना बच्चों एक से बढ़कर एक वाले हैं, याद रखना। इनको तो आप नजरअंदाज किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है कि परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। यह टॉपिक भी काफी लाजवाब है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम परासरण प्रक्रिया जानेंगे, किसे कहते हैं परासरण, फिर परासरण दाब को समझेंगे। परासरण किसे कहते हैं? देखिए किसी विलायक के कण का, मान लेते हैं कि इधर कम सांद्रता है और इधर अधिक सांद्रता है, तो किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः जो गमन होता है, यानी जाने की प्रक्रिया होती है, वही कहलाता परासरण दाब। मतलब परासरण दाब नहीं, परासरण। अभी केवल परासरण समझ रहे हैं, ठीक है? कि परासरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब समझेंगे। परासरण दाब क्या है भैया? तो इसके लिए कई तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। तो भैया क्या होता है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, उससे परासरण दाब कहते हैं। मतलब इस पर, ये जो है विलयन पर, इस पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो क्या कर दे, परासरण की घटना को ही रोक दे या विरोध करे उसका, तो इस दाब को ही कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं भैया? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर भाई परिभाषा भी आपके सामने है। सबसे पहले परासरण की परिभाषा देखेंगे, एक मिनट देखिए। परासरण क्या है कि किसी विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब की परिभाषा क्या है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो ऐसी महीन झिल्ली होती है जिसमें विलेय के कण आर पार नहीं जा पाते हैं, बट विलायक के कण आसानी से चले जाते हैं, ठीक है? तो भैया आपने एक फार्मूला पढ़ा था इसके लिए, क्या होता है? ये होता है पाई पीवी बराबर एनआरटी, गैस समीकरण के रूप में पढ़ा था आपने। तो यहां पर हो जाएगा पाई वी चलता है, पाई वी बराबर एन आर टी, ये चलता है, ठीक है भैया? तो आपका एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं। या फिर बच्चों अगर हम इसी को देखें तो हम पाई बराबर एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम होता है, इनटू का ये v जब इधर ले जाएंगे यहां v हो जाएगा और उसके बाद ये आर टी। तो भैया इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान देना, अगर इसी को हम पाई बराबर एन अपान वी लिखना चाहें आर टी करके, तो भैया तब ये फार्मूला बन जाता है, इधर देखते हैं, तब ये पाई बराबर होता है एन अपान वी बराबर क्या होता है? सांद्रता। इस सांद्रता C बराबर होता है एन अपान वी, तो ये हो जाएगा CRT। तो इस फार्मूले को बच्चों अपन कई तरीके से भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं पाई बराबर CST लिखा होता है, ठीक है? तो ये सब कुछ जानना भी बेहद जरूरी है। जहां पर पाई क्या है? परासरण दाब, स्मॉल w क्या है? विलेय का भार, m क्या है? विलेय का अणुभार जो आप पिछला देखते चले आए हो, v क्या है? तो वॉल्यूम है, आयतन है, r क्या है? तो गैस स्थिरांक है, ठीक, और T क्या है भैया? परम ताप है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है परासरण दाब के बराबर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखना है। हेनरी का नियम क्या होता है? हमने बखूबी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है, बट यहां पर अब ये मैटर नहीं करता है कि क्या समझाया, कैसे समझाया, अभी देखना है अभी का। देखिए परास मतलब हेनरी का दाब, मतलब हेनरी का जो नियम होता है वो क्या बोलता है?
समझिए, हम एक पात्र ले रहे हैं और इस पात्र में मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, और इसमें क्या है भैया, बाहर से हम कोई क्या है गैस प्रेशर लगा करके क्या है भैया इसमें घोल रहे हैं। बाहर से हम दाब लगा करके क्या है घोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि O2 है, ठीक, या CO2 है, जैसे घोल रहे हैं, इसमें कोई दाब है। समझिएगा कि हेनरी का नियम बोलता क्या है। तो हेनरी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर जब T क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, T एकदम कांस्टेंट रहे, नियत रहे, ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, मान लेते हैं ये गैस है ना भैया, किसी गैस की द्रव के अंदर, इसमें आप प्रेशर लगाकर घोल रहे हो, तो किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। बड़ा प्यारा टॉपिक है। क्या बोला गया कि इस हेनरी का नियम यह कहता है कि जब ताप स्थिर रहे तो ऐसी दशा में किसी भी गैस की द्रव के अंदर जो विलेयता होती है, घुलने की क्षमता होती है भैया, वो गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है कि आप जितना अधिक प्रेशर इसमें क्या करोगे भैया, लगाओगे, उतनी ज्यादा ये गैस इसमें घुलेगी। जितना कम प्रेशर हम लगाएंगे उतनी गैस कम घुलेगी। समानुपाती का मतलब ही यही होता है। अगर हम गैस ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो गैस ज्यादा घुलेगी, कम कर देंगे प्रेशर तो गैस भी कम घुलेगी। और इसी आधारित मतलब इसी घटना पर आधारित होता है, इसी प्रक्रिया का उपयोग अनुप्रयोग कहां होता है भैया, तो शीतल पेय पदार्थ लाइक दैट, जो भी पीने वाले होते हैं, ठंडे जो ड्रिंक्स होते हैं लाइक दैट, जैसे भैया कोका कोला हो गया है ना, कोका कोला तो हो गया, उसके बाद थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, चाहे माउंटेन ड्यू। अब इस तरह से आपके भैया माइंड चार्ज, बॉडी चार्ज वाला क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है नहीं पता, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये इनके अंदर जो CO2 मिक्स होती है ऐसे ही होती है हाई प्रेशर पर भाई, मतलब क्या करते हैं, मतलब इस तरह से प्रेशर करके उसमें मिक्स कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत ज्यादा हिलाओ डुलाओ बोतल को, फिर ढक्कन खोल दो, यूं सारा का सारा मटेरियल बाहर हो जाता है, ठीक है। और वही गैस CO2 गैस हमारे अंदर भी होती है तो हमको फुला देती है। और यही कारण है कि जब वही गैस भाई CO2 गैस हमारे बॉडी में वो पचेगी ही नहीं, उसको बाहर आना ही आना है। तो जब वही गैस घूम फिर करके फिर नाक से मुंह से डकार आएगा तो आदमी कहता है सारी गर्मी पेट की दूर हो गई। ये नहीं पता कि भैया वही गैस ही बाहर निकल आती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया भैया कि हेनरी का नियम क्या बोलता है। तो अब हमने भाई जो चीज देखा उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। हेनरी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, यानी जो विलेयता होती है किसके समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है किसके भैया, गैस के दाब के दाब के। और कब, जब ताप क्या रहे भैया, स्थिर रहे, जब ताप स्थिर रहे। ठीक, अब गैस ये विलेयता जो होती है, घुली हुई गैस की मात्रा को m से दर्शाते हैं। ये जो दाब होगा हम अगर इसको p से देखेंगे तो जब यहां पर m बराबर लिखेंगे, इसको कांस्टेंट जब मतलब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ भैया यहां कांस्टेंट हो जाता है, तो ये KH हो जाएगा इनटू का ये p। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज भैया, हेनरी का नियम हो जाता है। क्या चीज हो जाता है भैया, हेनरी का नियम, जहां ये m क्या है, KH क्या है और P क्या है भैया, सबका मतलब जान लेते हैं। अगर हम बात कर लें बच्चों तो जो m है ये क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। अब उसके बाद KH क्या है, तो हेनरी कांस्टेंट अर्थात हेनरी नियतांक होता है। अब उसके बाद P क्या है, तो भैया गैस का दाब है। तो इन सब का मतलब जानना भी बेहद जरूरी है। तो ये हो जाता है हेनरी का नियम। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर हम इसका अनुप्रयोग समझते हैं। हो गया। अब देखिए हेनरी का नियम भाई कहां कहां पर यूज होता है, चलिए देखते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सीमाएं देख लें, क्योंकि सीमाएं भी देखना था। तो इसकी सीमाओं को समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसका अनुप्रयोग। इसकी सीमाएं का मतलब क्या है भैया? ये हेनरी का नियम लागू किसके लिए होता है, कब होता है? तो यह तनु विलयन पर लागू होगा, सांद्र विलयन पर नहीं। तनु विलयन जिसमें क्या, विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलय की यानी सांद्रता कम होती है, वो तनु विलयन होता है। सांद्र में अधिक होती सांद्रता, तो तनु विलयन पर लागू होगा। दूसरा कि भैया हेनरी का नियम निम्न दाब और उच्च ताप पर काम करता है। तीसरा पॉइंट, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो जाएगा। अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कहां होता है बबुआ, अर्थात हेनरी का नियम कहां पर यूज होता है? तो भैया पहला है गोताखोर द्वारा सांस लेने में। तो जो भी जल के अंदर गोताखोर जाते हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है भैया, वो हेनरी के नियम पर ही काम करता है। नेक्स्ट, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में हमने बताया ना कि जो भी ड्रिंक्स वाले हैं, अब चाहे थम्स अप हो, स्प्राइट हो, कोका कोला हो, कुछ भी हो, उनमें भी प्रयोग होता है। अगला है फेफड़ों की क्रिया विधि में, यानी हमारे जो लंग्स काम करते हैं भैया, फेफड़े काम करते हैं, वो हेनरी के नियम पर ही आधारित होता है। उसमें भी तो वही होता है ना, ये CO2 का जाना, O2 का बाहर रिलीज होना, वो चीज होती है। फिर अगला है पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। जो भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनके द्वारा जो सांस लेने के लिए वो टैंक का प्रयोग करते हैं, हेनरी के नियम पर ही काम करता है। कारण यह है कि जितना ज्यादा आप भाई क्या होते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उतने ज्यादा प्रेशर बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो जाएगा, तो वहां पर भी ये हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग होता है। आई बात समझ में? तो ये रहा हेनरी के नियम की सीमाएं और उसके अनुप्रयोग। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखना है। ठीक, अब हम तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम देखेंगे। पहले पानी पी लेते हैं भाई। देखिए यहां पर ध्यान देना, राउल्ट का नियम अकेले अगर पूछेगा तब अलग चीज है, बट अधिकांश केसेस में आपका 99% क्वेश्चन यही बनता है कि भैया राउल्ट का नियम यानी तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं लिखिए। चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक मान लेते हैं पानी है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जैसे हमने बताया ना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, शर्करा हो गया, ये अवाष्पशील में आएंगे। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है भैया, घोल दिया जाए, मिला दिया जाए, तो विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, किसका, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके भैया, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, चलिए भाई राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये कह रहा है कि भैया विलयन के, इधर से लिखते हैं थोड़ा, ये बोल रहा है कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है भैया, मतलब किसके बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर हम देखें तो भैया फार्मूला हमारा हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0। अब बराबर ये किसके बराबर कह रहा है, विलेय के मोल प्रभाज। अब विलेय का मोल प्रभाज कह रहा है तो भैया विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों का लिखेंगे। तो विलेय के यहां पे मोलों की संख्या के तो भैया ये N अपान N प्लस कैपिटल N लिख देंगे। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो भैया हम लिखेंगे अब तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए
अगर तनु विलयन की बात कर दे तो भैया तनु विलयन के लिए जो n प्लस n होता है वो लगभग बराबर के n हो जाता है। मतलब अगर हम बात कर ले तो ये वाला भाई तनु विलयन के लिए जो n का मान होता है ना, n का जो मान होता है वो एकदम नगण्य हो जाता है। तो n प्लस n बराबर केवल और केवल n ही रख देंगे। ठीक है, जब हम इतना करेंगे भैया तो अब देखिए यहां से, तो इस फार्मूले को अब हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, यहां पर अब केवल n और अपान नीचे कैपिटल N। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम इसको आगे देखें तो भैया यहां पर इधर समझ लेते हैं, तो ये हो जाएगा P नॉट, ये हो जाएगा भैया P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, n बराबर क्या होता है, मोल की संख्या, n बराबर भार बटे अणुभार, याद है ना कि n बराबर W बाई m होता है। तो बच्चों स्मॉल n है तो स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान नीचे कैपिटल N है तो भैया इसमें कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल W अपान कैपिटल M हो जाएगा। जब इसको सही से लिखेंगे तो ये P नॉट माइनस पी एस अपान ये हो जाएगा भैया P नॉट बराबर ये W बाई M इंटू का भैया ये ऊपर चला जाएगा M अपान W। ठीक, और यही बच्चों आपका क्या हो जाता है, यही हो जाता है तनु विलयन के लिए भैया राउल्ट के नियम का फार्मूला। अब जहां पर भाई सैंबल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, सैंबल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि P नॉट क्या है, पी एस क्या है, पहले इतना जान लो, बाकी तो सब कुछ पता ही है। देखिए पी नॉट की बात करें भैया तो पी नॉट होता क्या है, पी नॉट क्या है, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, 24 में भी इस पे न्यूमेरिकल पूछा था, बाकी एक पेपर में तो ये आया ही था। तो 100% अपने माइंड में रख लीजिए, क्वेश्चन बनता है, चाहे न्यूमेरिकल इस पर बन जाए चाहे आपका ये नियम ही पूछ ले। और पी एस क्या है, एस मतलब सॉल्यूशन, तो ये भैया विलयन का वाष्प दाब, ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये हो जाता है राउल्ट का नियम, ठीक, तनु विलयन के लिए। अब बाकी स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो वही पुरानी चीजें, विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, स्मॉल आप मतलब कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। तो इस बात को भी ध्यान रखना, अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक यानी इसकी सीमाएं देख लेते हैं। राउल्ट के नियम की भी सीमाएं हमने नहीं देखा, यानी राउल्ट के नियम कब भाई पालन कब होगा, या राउल्ट का नियम कब अप्लाई होता है, कहां होता है, चलिए देखते हैं। तो राउल्ट के नियम की सीमाओं की बात कर लें, यह विलयन तनु मतलब यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, यानी हेनरी की नियम की तरह राउल्ट का नियम भी तनु विलयन पर ही लागू होगा, सांद्र विलयन पर नहीं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है, जैसे हो गया भैया यूरिया हो गया, ठीक है, अब उसके बाद ग्लूकोज हो गया, उसके बाद भैया शर्करा हो गया, सुक्रोज वगैरह, इन सबके विलयन पर ही लागू होगा। अब विद्युत अपघट्य के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे भैया NaCl वैद्युत अपघट्य है, NaCl एक वैद्युत अपघट्य है, KCl एक वैद्युत अपघट्य है, HCl एक वैद्युत अपघट्य है, इसी तरह भैया आपका CH3COOH वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो ये क्या है कि वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होगा। अगला है कि भैया विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलयन पर राउल्ट का नियम पालन नहीं होता है। वही चीज जैसे NaCl है तो भैया ये वियोजित होगा Na+ पे Cl- पे, या फिर जैसे HCl है भैया तो ये H+ पे टूटेगा Cl-। तो वही चीज कह रहा है
कि वियोजित होने वाले पदार्थ के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए भैया राउल्ट के नियम की सीमाएं। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निर्नष्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। कि निर्नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए निर्नष्ट समीकरण की बात कर लें भैया, तो जो निर्नष्ट समीकरण होता है ना, इससे वैद्युत जो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में यानी सेल की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये समीकरण दिया है। और किसने दिया है, निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने। उन्हीं के नाम पर यह बन गया भैया एक समीकरण जिसको बोलते हैं निर्नष्ट समीकरण। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, जैसे कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया कोई है भैया आपकी, जैसे M ये N+ है और उसके बाद नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन E है और यहां पर ये धातु सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि धातु क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु का धातु आपने पढ़ा होगा ना, ये 9th में भी है 10th में भी है। तो इसके लिए भैया क्या करेंगे, ये एक समीकरण है, मतलब ये एक क्या है अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए भैया जो राउल्ट का जो हेनरी का नियम होता है वो हो जाएगा E बराबर, या E सेल लिख लें, बराबर क्या होता है भैया E0 सेल। इसका मतलब ये विद्युत वाहक बल, ठीक, ये मतलब ये होता है इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। माइनस का होता है भैया क्या चीज 2.303 RT अपान नीचे क्या हो जाता है भैया NF हो जाता है। फिर log बेस 10 फॉर्म में जब होता है ये 1/mn+n, ठीक है। या फिर धातु आयन की सांद्रता केवल m ही मान ले तो ये हो जाता है। और ऐसे इस अभिक्रिया के लिए तो धातु आयन की सांद्रता एकांक होगी, तो यहां पर ये ही रहेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है आपका, हो जाता है भैया निर्नष्ट समीकरण। या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, या फिर सबका वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ई सेल बराबर, जैसे मान लेते हैं सबका मान रख दीजिए आप, E0 ये सेल है, सबका मान रख दें, जैसे R का मान रख दें, R गैस समीकरण है, ठीक है, R का मान रख दें। उसके बाद T क्या है परम ताप, उसका मान रख दें। N क्या है भाई, N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फैराडे नियतांक इसका मान रख दें। सब कुछ मान रख देंगे तो ये 0.0591 अपान यहां पर केवल N बच जाता है, बाकी log बेस 10 भैया धातु आयन की सांद्रता एकांक कर दें तो 1 बचेगा और नीचे M पे N+ आयन। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज भैया, हो जाएगा निर्नष्ट समीकरण। अब देखिए इन सब का मतलब क्या है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब भी आता है ये उपयुक्त प्रतीकों के साथ जरूर बोलता है। तो भैया ई क्या होता है, ई सेल या ई अकेले, और E0 सेल क्या होता है। उसके बाद भैया R क्या है, ठीक है, T क्या है, नीचे N है, N क्या है, F है, F के बारे में जानेंगे। फिर M क्या है, फिर M पे ये N+ है। तो सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें तो भैया ई सेल क्या है, तो ये है मतलब इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये क्या होता है भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सब समझेंगे, ठीक। आर क्या है, तो भैया गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, परम ताप, क्या है भैया परम ताप है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा बबुआ। और एफ क्या है, फैराडे नियतांक होता है, फैराडे नियतांक जो 96,500 होता है कूलाम में, ठीक है, नियतांक फैराडे नियतांक।
एम क्या है तो ये धातु को दर्शाता है। MnS क्या है तो भैया एन पे एन जो प्लस है तो धातु आयन की सांद्रता। तो सबका सैंबल बहुत जरूरी, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव या कहेगा विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। चलिए समझते हैं। बड़ी ही सिंपल सी भैया ये परिभाषा है। ये मान लेते हैं कोई एक अर्धशेल है, ठीक है, और इसमें कोई हमने एक क्षण डुबो दिया, एक क्षण डुबो दिए, समझिएगा पहले ध्यान से समझना बच्चों। और जैसे हमने बताया ना कि इसमें कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, इसमें कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं किस चीज का भरा है, ZnSO4 का, ठीक। तो ZnSO4 का एक विलयन भरा है। तो यहां पर एक हम क्षण डुबो रहे हैं, मान लेते हैं ये क्षण भी क्या है, जिंक की है। अब समझिए परिभाषा। जब किसी धातु की क्षण को, हमने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो भैया जिंक धातु की क्षण है, जिंक धातु का ही लवण है, यानी इसका ही ये वैद्युत अपघट्य तैयार किया गया है। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो भैया इस विलयन और धातु की क्षण के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है। उसी विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या सीधा सा कह दें भैया इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है ना बबुआ। हमने क्या बताया बच्चों कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की क्षण और विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को ही कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अब भैया यहां पे परिभाषा हम देख लेते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है भैया, तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान भाई प्रभावित होगा। सबसे पहला चालक की प्रकृति। भैया ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड विभव कितना ज्यादा होगा या कम, ठीक है, कि चालक की प्रकृति क्या है, चालक है किस चीज का। अगला है भैया कि धातु आयन की सांद्रता। तो धातु आयन की सांद्रता से भी भैया मतलब हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता। अगला है ताप का प्रभाव। तो ताप के द्वारा भी इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, देरी नहीं करना है। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव हो गया भैया। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव समझेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब की देखिए नाम रख दिया गया है मानक। मानक बोले तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू। अब देखिए मानक का मतलब ही होता है एक पैमाना, ठीक। अब देखिए भैया जैसे हमने बताया ना कि इसमें कोई धातु की क्षण हम डुबो दे रहे हैं। ये एक अर्धशेल है जिसमें इलेक्ट्रोड है, मतलब कैथोड प्लस एनोड हैं, डूबे हुए हैं। और इसमें क्या है भैया, सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या है, सॉल्यूशन है। अब यहां पर जैसे हमने बताया ना, इसमें भी सेम लॉजिक, जैसे जिंक धातु की क्षण है
और ये सॉल्यूशन ZnSO4 का भरा हुआ है, जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अब की बार कुछ परिस्थितियां लागू होंगी बच्चों, और वो परिस्थितियां ये हो जाएगी भैया कि अब की बार जो टेम्परेचर होगा, ताप होगा 25 अंश सेल्सियस ताप होगा। ठीक, कितना? 25 अंश सेल्सियस ताप, और उसके बाद जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो 1 ATM होगा, 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 वायुमंडल दाब पर। और जब क्या हो जाएगा, अब की बार ये जो सांद्रता है भैया विलयन की, वो 1 मोलर है। कितनी है भैया? 1 मोलर सांद्रता या 1 मोल है। अब परिभाषा समझिएगा बच्चों, परिभाषा क्या है भैया? 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं। देखिए, परिभाषा में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज इन्वॉल्व हो गया। इलेक्ट्रोड विभव में डायरेक्टली आपने बोल दिया था जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, बट यहां पर कह रहा बच्चों कि अब की बार भैया 25 अंश सेल्सियस ताप पर तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो दिया जाए, तो अब क्या हो जाएगा? विलयन और धातु की क्षण के बीच जो विभव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो यहां परिभाषा समझिए कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो भैया धातु की क्षण की सतह पर जो विभव स्थापित होता है, या यूं कह लें कि क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको E0 से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया? अगला टॉपिक है कि मोलर चालकता क्या है। देखिए, इस चैप्टर में मोलर चालकता हो गया, फिर उसके बाद भैया तुल्यांकी चालकता हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, मोलर चालकता किसे कहते हैं? देखिए, उतना ही ज्यादा भैया आपका, देखिए जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब क्या कहते हैं डेफिनेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट इस पे फार्मूला भी है। ठीक, चलिए मोलर चालकता किसको कहते हैं समझते हैं। अब देखिए, कोई एक वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि फिगर के माध्यम से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई क्या है? वैद्युत अपघट्य है, लाइक दैट जैसे NaCl इसमें ले लिया है NaCl। ठीक, तो ये कोई वैद्युत अपघट्य है, और एक भाई इस वैद्युत अपघट्य में इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि क्या है? 1 मोल है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल, ये एक भाई क्या है? वैद्युत अपघट्य है और इसका 1 मोल खुला है। तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल, मतलब 1 मोल द्वारा इस विलयन में दिए गए कुल आयनों की जो चालकता हो जाएगी, मतलब जब इसको घोल देंगे भैया तो हमको मालूम है ना, ये Na+ में टूट जाएगा और Cl- में। तो वही कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों को ही, या आयनों की संख्या को ही कहते हैं मोलर चालकता। इसको भैया λm से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कि इसे λm से दर्शाते हैं। ठीक, परिभाषा समझ में आ गया ना भैया, कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, इसे λm से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर भाई फार्मूला आप लिख लेते हैं कि λm बराबर ये होता है भैया कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 अपान नीचे m हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है मोलर चालकता का। किसका भैया? मोलर चालकता का। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात कर लें
तो जैसे के का मान निकालना हो तो के का भी मान आप निकाल सकते हैं। के कप्पा है, विशिष्ट चालकता। कप्पा बराबर होता है भैया फार्मूला L/RA। क्या होता है? L/RA। तो यहां पे याद रखना ये कप्पा बराबर हो जाता है। बट ये होता है मोलर चालकता। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात कर ले बच्चा, ये भी होता क्या है? तो ये होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। कैसे निकलता है? यहां से लंबाई का मात्रक यहां पे देखिए, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोड वगैरह के बीच की प्लेट की दूरी सेमी में रहेगा तो सेंटीमीटर। आर क्या है भैया? तो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ए क्या है? तो क्षेत्रफल है, तो यहां सेमी स्क्वायर। तो यहां पे याद रखना, ठीक, ये इससे कट गया तो इसका प्रति ओम प्रति सेमी या साइमन प्रति सेमी, किसका? विशेष चालकता, जिसको कप्पा कहते हैं। सब चीज का मतलब भी आप जान लीजिए कि ये लेमडा एम क्या है और ये कप्पा क्या है और कैपिटल एम क्या है। तो ध्यान से समझिए, ये है तो मोलर चालकता, ये तो मोलर चालकता ही है। ये कप्पा है तो भैया इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या चीज बच्चों? विशिष्ट चालकता। एम क्या है? तो भैया ये मोलरता है, मोलरता। ठीक है, क्या है? मोलरता है। हो गया? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी भैया। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यांकी चालकता। अब देखिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में बस थोड़ा सा अंतर है बबुआ। देखिए मोलर चालकता में हमने ये बताया कि भाई वहां पर बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की जो चालकता होती है वो मोलर चालकता। बट यहां पर क्या है कि एक मोल की जगह पर एक तुल्यांक, मतलब 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा या एक तुल्यांक द्वारा बोल सकते हैं। ठीक, केवल इतना अंतर है कि किसी भाई वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता को किससे दर्शाया जाता है भैया? तो इसे लेमडा ई क्यू से दर्शाते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये होता है ई क्यू से दर्शाते हैं, क्योंकि ये इक्वस फॉर्म में है ना, इसलिए दर्शाते हैं। आयनित अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा ई क्यू बराबर ये कप्पा गुड़े 1000 अपान, अब की बार भैया नीचे यहां पे नॉर्मलता हो जाता है, या फिर डायरेक्टली आप सी लिख दीजिए। जैसे यहां पर हटाकर आप सी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहे नॉर्मलता लिखिए चाहे सी अकेले लिख दीजिए, सांद्रता। ठीक, ये हो जाता है। आई बात समझ में? इसका मात्रक क्या होता है भैया? तो इसका मात्रक हो जाता है साइमन सेमी स्क्वायर। वहां पे क्या था? प्रति मोल था, तो यहां पे साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक हो जाएगा, तुल्यांक। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं साइमन सेमी स्क्वायर प्रति इनवर्स वन करेंगे। ठीक है, सॉरी इनवर्स तो मतलब प्रति तो पहले ही लगा दिया, तुल्यांक। ठीक, ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि भैया तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता में क्या अंतर है। वहां लेमडा एम होता है, यहां लेमडा ई क्यू। वहां मोलरता नीचे होता है, इतना मोल दिया रहेगा, तो यहां पर भी हालांकि वही रहेगा, लेकिन यहां हम क्या है इसकी सांद्रता को दर्शाते हैं, या फिर नॉर्मलता आप कहेंगे। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कोलेराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, कि कोलेराउस का नियम क्या कहता है बच्चों। चलिए ध्यान से समझना है। ठीक, बहुत मजेदार सा ये रूल है, मतलब और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। कोलेराउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। कोलेराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है।
जैसे ये क्या कर लेते हैं, कोई विलयन है, इसमें भैया जैसे आपने KCl घोल दिया, तो जो KCl का कह रहा है ये पूरा इसका KCl का जो कुल मोलर चालकता है अनंत तनुता पर, वो कह रहा है इस विलयन में भाई उपस्थित, जब इसको घोलेंगे तो K प्लस में टूटेगा बच्चों, Cl माइनस में, तो इनके कह रहा है कुल धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर हो जाता है। बस यही होता है कोलेराउस का नियम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं भैया। कोलेराउस के नियम में लिखेंगे, एक मिनट, तो यहां पर लिखेंगे कि भैया माना एक वैद्युत अपघट्य क्या ले लेते भैया, NaCl, ठीक है, वैद्युत अपघट्य NaCl का विलयन बनाया गया है। अब यहां पर इसके लिए जो मोलर चालकता हो जाएगा वो भाई क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता किसका, NaCl का। तो अनंत तनुता पर क्या हो जाएगा भैया, वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है विलयन में उपस्थित क्या है, कुल धनायनों तथा ऋणायनों के। अब भैया धनायन तथा ऋणायन के कह रहा है, यानी ये धनायनों के मोलर चालकता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धनायन का, धनायन यानी Na प्लस का, धनायनों के तथा कह रहा है ऋणायनों के। अब भैया ऋणायन का भी हो जाएगा मोलर चालकता, तो ऋणायन है Cl माइनस के योग के क्या होता है, बराबर होता है, तो ये बराबर हमने कर दिया है। तो यही जो होता है भैया, यही कोलराउस का नियम हो जाता है। कोलराउस का नियम यही कह रहा है कि भैया किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक, यानी ये इस नियम से ही आप परिभाषा तैयार कर सकते हो। तो भैया कोलराउस का नियम इसके लिए लागू होगा, KCl के लिए लागू होगा, HCl के लिए लागू होगा। ठीक है, CH3COOH को भी इसी के मदद से भाई बनाया जा सकता है, वो अनुप्रयोग में होता है। तो ये हो जाएगा कोलराउस का नियम। ठीक है, चलिए अब कोलराउस के नियम का हम एक अनुप्रयोग समझ लेते हैं कि कोलराउस का नियम कहां पर भैया प्रयोग किया जा सकता है। तो भैया कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में समझेंगे बबुआ वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो कोलराउस का नियम कहां यूज होता है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए समझते हैं। भाई किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। मतलब अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ये भाई वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर, लिखेंगे भैया कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है वही होता है भैया वियोजन की कोटि। यानी इसी के मदद से हम वियोजन की कोटि निकाल सकते हैं। या फिर इसको बच्चों वैसे अगर हम लिखें तो भैया वियोजन की कोटि को अल्फा से दर्शाते हैं। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है तो भैया इसको हम C लिख देंगे और यहां पर लेमडा M लिख देंगे। अपान अनंत तनुता पर है तो अब हम इसको अनंत से भाई इनफाइनाइट लगा देंगे और यहां M ये मोलर चालकता को बताएगा। तो भैया इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज हमने हिंदी में लिखा है
वही चीज क्या है, एक प्रतीक के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये लेमडा एम जो है और यहाँ पे सी दर्शा रहा है तो किसी सांद्रता पर, ये अनंत था तो इनफाइनाइट लगा दिया। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो वैद्युत अपघटन नहीं भैया, वैद्युत अपघट्य संबंधी। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य के से संबंधित फैराडे का नियम। देखिए फैराडे के भाई वैद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे के दो नियम हैं। कितने नियम? दो। फिजिक्स वाला नहीं, वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी है। यहां वैद्युत अपघट्य या अपघटन संबंधी है भैया। तो यहां पर वैद्युत अपघटन संबंधी भी दो नियम हैं फैराडे के। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय, यानी जब वैद्युत अपघटन होगा, कब होगा? जैसे कोई NaCl है, नमक है भाई, इसमें जल में घोल दोगे और धारा प्रवाहित करोगे भैया, तो Na+ में टूट जाएगा, Cl- में, तो अपघटन हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती। यानी कह रहा है वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, तो जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की जो मात्रा है वो अनुक्रमानुपाती किसके है? वो आवेश के। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें भैया तो हम ये मात्रा, पदार्थ की मात्रा को कैपिटल W से लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती किसके? आवेश के। अब वी नो दैट, चूंकि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो Q बराबर I इंटू टी, तो भैया इस हिसाब से ये फार्मूला आपका बन जाएगा W, ये अनुक्रमानुपाती, ये I इंटू टी हो गया। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आ जाएगा एक नियतांक, तो ये हो जाएगा Z इंटू I इंटू टी। तो यही क्या हो जाता है? यही हो जाता है भैया वैद्युत फैराडे, मतलब फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी पहला नियम, जहां W क्या है? पदार्थ की मात्रा, Z क्या है? मतलब ये है आपका नियतांक है। ठीक है, ये Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक जिसको बोलते हैं, या नियतांक। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय। तो इस पर भी कभी कभार भूले भटके न्यूमेरिकल बना देता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। दूसरा नियम, अब देखेंगे भैया हम द्वितीय नियम को। फैराडे का द्वितीय नियम या दूसरा नियम क्या होता है? चलिए ध्यान से समझिए। द्वितीय नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्राएं हैं वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। देखिए इनको फार्मूले से ही पूरा सिस्टम आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अब की बार मान लेते हैं कि भैया भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य हैं, जैसे ये दो वैद्युत अपघट्य हैं, इसमें KCl का विलयन है, इसमें NaCl का है। ठीक है भैया, तो इनका संबंध हम बात कर लें तो जैसे ये यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोड है और इनमें समान वैद्युत धारा समान समय के लिए बह रही है। तो वही कह रहा है कि यदि क्या है? समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के में प्रवाहित की जाए, तो भैया ये KCl का वैद्युत अपघट्य है, NaCl का, तो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में जब प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा है, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W1 है, इसमें क्या है? W2 है। तो जो है पदार्थ की मात्रा, ठीक, मतलब जो पदार्थ की मात्राएं हैं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये अगर हम देखें W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 अपान, मतलब E1 अपान E2। ठीक, ये चीज होता है। तो वही चीज भाई आप समझ गए। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे कि कह रहा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्राएं जो हैं तुल्यांकी भारों के समानुपाती। तो ये जो W1 है ये अनुक्रमानुपाती किसके है? तो ये है
भाई किसके, तुल्यांकी भारों के E1 के। इसी तरह से जो W2 है ये अनुक्रमानुपाती है E2 के। ठीक है, अगर हम देखेंगे भाई कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां कुछ ना कुछ नियतांक के रूप में आएगा, तो वो कट ही जाएगा। तो इनका रेशियो जब निकालेंगे तो ये W1/W2 बराबर ये E1 अपान E2 हो जाएगा। E1 E2 क्या है, तो ये तुल्यांकी भार है। W1 W2 क्या है, तो ये क्या है भैया, पदार्थ की मात्राएं हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज, फैराडे का दूसरा नियम। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। जो इंपॉर्टेंट, देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बहुत पूछता है, तो अंतर वाला भी देख लेना। बाकी भैया अभिक्रिया की कोटि क्या है ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखिए होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है वो होता है अभिक्रिया की कोटि। जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं भैया कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया जैसे यहां पे Ma है और प्लस यहां पे NB है, तो इससे कुछ भी बन रहा है, ठीक, कोई उत्पाद बन रहा है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, या फिर जैसे यहां पे XY ले लेते हैं, तो यहां पर जो कोटि दर्शाएगा, जो कोटि होता है, तो यहां पर अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग। तो यहां पर जैसे अभिकारक क्या है, A है, ठीक। तो अभिकारक के A है, तो इसका जब समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो जैसे यहां पर हम वेग समीकरण लिखते हैं, तो यहां R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K, और यहां पर A, ठीक है, और 2 का B, और यहां पे मान लेते हैं M और N दर्शाया गया है। तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग कोटि होता है। तो कोटि में क्या चलता है, जब भी कोटि निकालना हो तो घातों का योग, जैसे M + N, ये घातों का योग ही क्या होता है, कोटि। ठीक है, जैसे XY ले रहे हैं तो X + Y, तो अभिकारक की सांद्रता के घात का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया हमारा, चलिए अब देखते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या है। अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये सब लॉन्ग में आएंगे तो भैया 3 नंबर से कम, 3 नहीं या 4 ऐसे में आएंगे, इससे कम नहीं रहेगा। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया के उत्पाद या फिर सांद्रता में जो भी एकांक समय में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो सांद्रता में जो परिवर्तन है उसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। ठीक, अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो भैया सबसे पहला अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। मतलब सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे पूछता है कि भैया अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, 2 नंबर में पूछेगा, ऐसे पूछता है कभी कभार, तो याद रखना। दूसरा है भैया उत्प्रेरक की उपस्थिति। सामान्यतः जो उत्प्रेरक होते हैं भैया अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया को की दर को प्रभावित कर देते हैं। अगला है तापमान। तो तापमान के बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग जो है बच्चों बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग भाई तापमान के बढ़ने से भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं भैया जो प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है। जैसे भैया H2 + Cl2, अगर हम बात कर लें तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जिसे सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश में ये भैया क्या बना देते हैं 2HCl। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं 2HCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है बच्चों,
और ये प्रकाश के बिना संभव होती नहीं, भाई प्रकाश में ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग या फिर अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। चलिए इनको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल किसे कहते हैं भाई, ईंधन सेल के लाभ लिखिए। ईंधन सेल किसे कहते हैं, क्या होता है, 24 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, समझिएगा। ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें ईंधनों जैसे हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही भैया वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। ठीक, इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार होती रहती है, ठीक है, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ही ईंधन की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला भैया ईंधन आप लोग कौन सा है बताइएगा, इसको हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन में समझाए भी हैं। सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन कौन है, चलिए ठीक है, नहीं पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बता दे रहे हैं। अगला है भैया कि ईंधन सेल के लाभ। ईंधन सेल के लाभ क्या है, तो ईंधन जो सेल होता है, जो मतलब ज्यादातर भैया ये खगोल शास्त्री में इसका प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष में जो क्या होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह उनमें। ठीक, तो पहला है इसमें ईंधन की सतत पूर्ति होने के कारण ये कभी मृत नहीं होते हैं। सैटेलाइट वगैरह है काम कर रहे हैं ना वहीं पर, अन्य जो रॉकेट्स विमान वगैरह हैं जो भी जाते हैं, तो सब क्या है, उनको जो मतलब होता है ईंधन सेल ही होता है इनमें। तो जैसे अपोलो सर्वप्रथम गया था, ठीक है, तो उनमें उसमें भी ईंधन सेल ही प्रयोग हुआ था। तो ईंधन सेल क्या होता है, इसमें वही चीज लगातार ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, तो कभी ये डेड नहीं होते हैं, मृत नहीं होते हैं। अगला, इनकी जो कार्य क्षमता है अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा भैया, इनकी जो दक्षता है 70 से 80% तक होती है। इनको मतलब 90% तक भी बढ़ाया, 90 से 95% तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इनकी दक्षता बहुत अधिक होती है। यही कारण है भैया कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रदान करते हैं। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला है अभिक्रिया। अच्छा, इसको तो देख लिया है ना। संक्रमण तत्व देखते हैं भैया और ये टॉपिक बहुत ज्यादा लाजवाब है कि संक्रमण तत्व क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के नजरिए से। संक्रमण तत्व या फिर कहेगा डी ब्लॉक के तत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं समझना कि 100% पूछा जाने वाला टॉपिक। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं या फिर डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है, इनके लक्षण लिखना है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भैया संक्रमण तत्व क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। और कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक, तो देखिए वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं या फिर प्रवेश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब ये जो तत्व होते हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, यही कारण है इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब भैया ऐसे देखा होगा ना, पेरियोडिक टेबल इस तरह से कुछ ऐसे होती है ना, डीजे के आकार का है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे डीजे सर जी बना दिए। तो ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये बीच वाला डी ब्लॉक और नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं भैया, वो एफ ब्लॉक। तो ये तो अब सिलेबस में है ही नहीं, एस और पी ब्लॉक कट गया है, तो यही डी और एफ पढ़ना है। तो डी ब्लॉक होते हैं तो एस और पी के बीच में स्थित होता है, यही कारण है इसका नाम रखा गया है संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ऐसे तत्व भैया क्या जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर जाए, उसमें आंशिक रूप से भरते हैं, यही कारण है कि इनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और ये एस और पी के बीच में स्थित हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। अब इनके लक्षण या फिर विशेषताएं क्या है भैया, ये रंग ये क्या करते हैं,
रंगीन आयन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसका कारण भी बताएंगे। कारण इतना जानना कि जो संक्रमण तत्व होते हैं भैया, इनमें एक विशेष नेचर होता है, एक विशेष प्रकृति, कि ये भिन्न भिन्न प्रकाश के रंगों का अवशोषण करने की इनमें क्षमता होती है। जैसे ही श्वेत प्रकाश इन पर पड़ता है तो जो इनके इलेक्ट्रॉन है भैया, वो अपनी कक्षा को छोड़कर के, मूल कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो उतने टाइम में और शीघ्र ही फिर से अपनी कक्षा में वापस आते हैं। यही कारण है कि रंग भी परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ये अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये कारण है, कारण भी बहुत पूछता है। दूसरा, ये संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन मतलब समझ जाइएगा, जो संकुल यौगिक यानी उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। कारण क्या है? कि कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि इनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, यानी मतलब आंशिक रूप से रहेगा, खाली रहता है कुछ। अगला, इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। और नेक्स्ट है भैया कि ये प्रायः चालक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनमें चालकता का गुण होता है। अब सबसे जरूरी जो होता है भैया, वो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्योंकि ऐसे पूछिएगा कि भैया संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, यानी डी कोशीय रूप से ये 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर उसके बाद ns, ये 1 से 2 तक होता है। ठीक, तो ये इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतः संक्रमण तत्व क्या है भैया? इनर ट्रांजिशन मेटल, या फिर इसी को बोलेगा भैया कि क्या बोलेगा, एफ ब्लॉक के तत्व। अभी बताया ना, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में स्थान दिया गया है, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड व एक्टिनाइड कहते हैं। मतलब जो बच्चों नीचे हैं लैंथेनाइड में भी 14 तत्व होते हैं, और जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं भैया, इनमें भी 14। यहां पे लैंथेनम से शुरू होता है इसीलिए लैंथेनाइड नाम रखा गया, यहां एक्टिनम से होता है इसीलिए एक्टेनाइड रखा गया है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। तो भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हो जाता है n-2। ये F में ये 1 से लेकर के भैया 14 तक के तत्व, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद दूसरा n-1 इंटू डी रहेगा, ये आपका 0 से 10 तक का हो जाता है। फिर ये ns रहेगा इसमें 2। ठीक, तो इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है। तो भैया S ब्लॉक और P ब्लॉक बोले तो क्या कहते हैं, D ब्लॉक और F ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर हाल में याद रखना। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है? देखिए अगला टॉपिक है कारण देते हुए स्पष्ट करना। अभी हमने जो बताया वही कारण वाले प्रश्न भी कुछ इसमें बनते हैं, इंपॉर्टेंट है कि संक्रमण धातुएं या फिर उनके अधिकांश जो यौगिक हैं अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों, क्या कारण है। अभी हमने कारण भी आपको बताया, अगर आपको याद हो। कारण क्या बताया बच्चों कि संक्रमण तत्व के यौगिक मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होते हैं। कारण क्या है? अनुचुंबकीय गुण का होना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अतः संक्रमण तत्व में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है बच्चों
कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, और भैया अगला जो रीजन वाला कारण वाला प्रश्न है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं जब ये ना पूछा जाए, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 सेट में आता है। अब देखिए संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व बच्चों ठोस अवस्था हो या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, जैसे सनलाइट पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं और इसी कारण उनमें एक विशेष मतलब रंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये कारण हो जाता है भैया रंगों का। ठीक है, इसी कारण भैया क्या होते हैं, वो रंगीन आयन बनाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है और आवेश के आधार पर भाई लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए लिगेंड भाई हालांकि 2 नंबर 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन की अलग अलग सीरीज ला के सब कुछ बताया है। ठीक है, क्या कहते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी बताया है और उसके बाद हमने क्या है क्या आवेश पर भी बताया है। तो चलिए समझ लेते हैं। लिगेंड क्या है, वह अणु अथवा आयन या फिर धातु कह लें जो उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देना भाई, कुछ एक तत्व ले लेते हैं, मतलब एक उपसंयोजक यौगिक ले लेते हैं K3FeCN6। अब यहां पर ध्यान देखना, ये आयन होता है और इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। ये जो कोष्टक में होता है इसी को लिगेंड बोलते हैं और ये जो नंबर्स होती है इसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। तो देखिए अब यहां पर वही चीज कह रहा है कि वह धातु अथवा परमाणु, वह धातु अथवा परमाणु जो क्या करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, तो यही क्या कहलाएगा लिगेंड। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है भैया, तो केंद्रीय धातु वह धातु या फिर परमाणु जो क्या करता है लिगेंड के साथ बंधा होता है। ठीक है, लिगेंड के साथ बंधा होता है, वो क्या है क्या क्या भाई केंद्रीय धातु परमाणु। उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, तो लिगेंड भाई जो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने बंधों द्वारा बंधा होता है वो संख्या होती है उपसह संयोजन संख्या। तो सब कुछ समझ गए यहां पर भाई। इसका डिटेल्स में जो परिचय वाला वीडियो था उसको अगर देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया अब इनके हम प्रकार को समझते हैं। तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर, तो भैया 3 प्रकार के, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। तो भैया धनात्मक लिगेंड या धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। जैसे भैया मान लेते हैं H3O, ये धनात्मक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं NO है, अगर इस पे प्लस है तो ये धनात्मक लिगेंड हो जाएगा, क्योंकि इन पे धन आवेश है तो ये धनात्मक लिगेंड हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश हो धनात्मक लिगेंड होते हैं। ठीक है, चलिए भैया अब देखते हैं आगे ऋणात्मक लिगेंड क्या होते हैं या ऋणावेशित लिगेंड क्या है भैया, ऐसा लिगेंड जिन पर ऋण आवेश उपस्थित हो उसे ऋणात्मक लिगेंड कहेंगे। ठीक है, और इनमें एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे ऋणात्मक लिगेंड में बात कर लें तो CN हो गया, Cl हो गया, उसके बाद भैया अगर हम बात कर लें तो Br हो गया, I हो गया, ये सब ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, ऋणावेशित लिगेंड में आते हैं। अगला है उदासीन लिगेंड। अब उदासीन लिगेंड क्या होगा, ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो भैया कोई चार्ज ना हो, ना तो प्लस हो ना माइनस हो,
वो उदासीन लिगेंड कहेंगे। ठीक, मतलब ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। और इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब जैसे मैं बात कर ले भैया आपका H2O, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, एथिलीन डाई, हाँ, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक, ये किसमें आएंगे, तो ये हो जाएगा उदासीन लिगेंड में। किसमें भैया, उदासीन लिगेंड में आ जाएगा। ये आई बात समझ में कि धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। जम के मेहनत करिए क्योंकि टाइम नहीं है बच्चों इस पेपर के लिए। इसके बाद एक पेपर भी हम सॉल्व करवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।